नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोर्ट को कौन धमका रहा है? किसके समर्थक सोशल मीडिया पर जजों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं? कानून मंत्री रीट्वीट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे देते हैं कि एक जज का माथा ठीक कर देंगे। क्या मुख्यमंत्री जज को नहीं धमका रहे थे? राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट क्या पहुंचा? बीजेपी यह मुद्दा बनाने लग गई कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। क्या कानून मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान सुनना चाहेंगे, जिसमें वे एक जज का नाम तो नहीं लेते हैं मगर उनकी मानसिक क्षमता पर सवाल उठाते हैं और ठीक कर देने की बात करते हैं? वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर यहां तो मुख्यमंत्री कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक जज हैं, उसके माथे में गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। मुख्यमंत्री जज को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कोई बयान नहीं आता है। क्या उनके अनुसार यह डराना या धमकाना नहीं था? भिवानी में मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने नौकरियों पर स्टे को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री कह गए कि एक जज हैं, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। कोर्ट को कौन धमका रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, यह सबके सामने है। आप नाम नहीं ले सकते हैं मगर समझ तो सकते ही हैं। पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया में दबाव के डर से काबिल जज भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं, हेट स्पीच देने वाले तमाम लोग बेलगाम हुए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चीख रहा है कि राज्य उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हेट स्पीच इसलिए दिया जा रहा है कि राज्य नपुंसक हो गया है, समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर एक्शन ही नहीं लेना है तो राज्य की जरूरत ही क्या रह गई है? इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां होने लगी जजों के बारे में। ये लोग कौन हैं? कानून मंत्री पता करना चाहें तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है? मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस तो लिया है और खेद जताया है। दिल्ली की एक अदालत के भीतर कन्हैया के साथ मारपीट हुई। क्या कानून मंत्री बताएंगे कि उस मामले में क्या हुआ, कौन डरा रहा था, धमका रहा था? मुद्दे को हल्का बनाया जा रहा है ताकि जमीनी मुद्दों की बात ना हो। सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी ने अपील दायर कर दी। उन्हें स्थायी जमानत मिल गई है और 2 साल की सजा पर रोक भी लग गई है। तो क्या उनकी सदस्यता अब बहाल होगी? सजा पर अगली तारीख को सुनवाई होगी। उसके पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इतने लोगों को लेकर राहुल गांधी कोर्ट को डराने और धमकाने गए हैं। किसी ने कहा राहुल ड्रामा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दिया जिसमें दिवंगत अरुण जेटली जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पहुंचे थे, तब मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता पटियाला कोर्ट गए थे। यह 2015 की बात है, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट पहुंचा तो बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि कोर्ट को डराने धमकाने गए हैं और ड्रामा करने गए हैं। कांग्रेस ने पूछ दिया कि 2015 में क्या मंत्रियों को लेकर अरुण जेटली कोर्ट डराने धमकाने गए थे? राहुल जी ने आज जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट सूरत ने 23 तारीख को सज़ा सुनवाई थी और दोषित घोषित किया था, उसके पर अपील दाखिल की गई। अपील के साथ में 2 और एप्लीकेशन भी दाखिल की गई। एक एप्लीकेशन थी जो सज़ा मौकूफ़ हुई, दूसरी एप्लीकेशन थी जो दोषित किया गया है उसको मौकूफ़ करने के लिए, मतलब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एंड सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की 2 एप्लीकेशन साथ साथ अपील के साथ रखी गई थी। ऑर्डिनरी कोर्स में 2 साल की अपील सज़ा और जो कन्विक्शन वाली अपील होती है वो एडमिट होती है और सेंटेंस सस्पेंड होता है, जमानत दी जाती है। वो आज हो गया। ऑर्डिनरी कोर्स में जो होना था वो कर दिया गया। अभी जो इस केस में राहुल जी कन्विक्ट है और वो कन्विक्शन की वजह से राहुल जी का
जो सांसद पद है उसको डिस्क्वालिफिकेशन ठहराया गया है, उसके पर स्टे लाने के लिए एप्लीकेशन फॉर कन्विक्शन, स्टे ऑफ कन्विक्शन मतलब दोषित जाहिर किया गया है, उसके पर स्टे लाने के लिए एप्लीकेशन की गई है। उसका एक्सपर्टी एक तरफा सुनावनी नहीं हो सकती, इसलिए नामदार कोर्ट ने नोटिस किया ओरिजिनल कंप्लेनेंट को, मतलब पूर्णेश भाई मोदी जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस किया और उसको सूचित किया गया है कि आप 10 तारीख तक आपको जो भी जवाब देना है, जो ऑब्जेक्शन लेना है, जो हलफनामा डालना है, जो आप जो करना है वो 10 तारीख के पहले कर दो। 13 तारीख को राहुल जी का कन्विक्शन को सस्पेंड करना है कि नहीं है, राहुल जी को जो दोषी ठहराया गया है उसके पर बनाए हुक्म देना है कि नहीं देना है, उसकी सुनवाई होगी और उसके पर ऑर्डर होगा। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि 2015 में अरविंद केजरीवाल और उनके 4 सहयोगियों ने अरुण जेटली से माफी मांग ली थी। उसके तुरंत बाद अरुण जेटली ने मुकदमा वापस ले लिया। लेकिन जब बीजेपी राहुल गांधी पर कोर्ट को धमकाने का आरोप लगा रही है, तब इस अतीत को क्यों नहीं देखना चाहती? अतीत नहीं दिखाई दे रहा तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को ही देख लेती, जो ज्यादा पुराना नहीं है कि जज का माथा खराब है उसे ठीक कर देंगे। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है। वो ठीक करेंगे उसको। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर कोई एक्शन तभी नहीं ले सकते थे जब दिया गया? अजीब अजीब दलीलें दी जा रही हैं। जब तक राहुल गांधी ने अपील नहीं की थी, तब गृहमंत्री ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है, इसलिए ऊपरी अदालत में अपील नहीं कर रहे। अब जब सूरत के सत्र न्यायालय में अपील के लिए रवाना हुए तो कानून मंत्री ने कह दिया जब सजा हो गई तो अपील कोर्ट को डराने धमकाने के लिए नाटक कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट का घेराव कर रही है। क्या नेताओं के साथ अदालत जाना, अदालत को धमकाना है, घेराव करना है? कानून मंत्री चाहें तो अपने ही कुछ बयान देख सकते हैं, फिर उस पर विचार कर सकते हैं कि यह धमकाना था या समझाना था। क्या किरेन रिजिजू को यह खबर याद है जब उन्होंने रिटायर्ड जजों के बयान को रीट्वीट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है? यही नहीं, किरेन रिजिजू ने सरकार के आलोचक रिटायर्ड जजों के बयान को देश विरोधी, एंटी नेशनल कह दिया। तब देश भर के 300 वकीलों ने उन्हें चिट्ठी लिख दी और उनके बयान की निंदा की, कहा कि अपना बयान वापस लीजिए। कानून मंत्री को यह कहना पड़ा है कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी काम नहीं है, यह बताना पड़ता है। क्या कानून मंत्री ने अपना बयान वापस लेकर कोई उदाहरण पेश किया? अब कानून मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अनेक सांसदों या मुख्यमंत्रियों का जाना कोर्ट को धमकाना है। यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है, वो क्या था? बीजेपी ने सुबह से ही ये लाइन ले ली कि इतने नेताओं का जाना कोर्ट को डराना, धमकाना और घेराव करना है। आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से ये न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। किसी लाइन में ड्रामा तो किसी लाइन में धमकाना। अब बताइए ड्रामा कैसे धमकाना हो सकता है? बीजेपी सवालों के जवाब क्यों नहीं देती है कि एक सांसद की सदस्यता फैसला आते ही रद्द कर दी जाती है और फैसला आने के कई हफ्ते तक एक सांसद की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तब उसी तेजी से उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई जिस तेजी से सूरत कोर्ट का फैसला आने पर राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट का फैसला आता है और 30 मार्च को सदस्यता बहाल होती है। 2 महीने से अधिक समय लग गए। बीजेपी कानून की बात करती है तो बताए कि कानून का यह कौन सा तरीका है
कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला था तब उसके ठीक पहले मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी जाती है। इस देरी के कारण मोहम्मद फैजल बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सके होंगे। यह और बात है कि 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना चर्चा के पास हो गया। बीजेपी क्यों बोले जा रही है कि राहुल को अपील करनी चाहिए, राहुल को माफी मांग लेनी चाहिए, वह यह क्यों नहीं बता रही है कि फैसला आने के 2 महीने बाद तक मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई और फैसला आने के दिन से ही राहुल की सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई। 23 मार्च को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए अपील का समय भी दिया। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सूरत पहुंचे। बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी के वकील भी सूरत के सेशन कोर्ट में बहस के लिए तैयार थे। राहुल ने कभी नहीं कहा कि अपील नहीं करेंगे। इसके बाद भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, अहंकारी हो गए हैं, तो आज उन्होंने अपील दायर कर दी। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश का एक ट्वीट आता है। वे कुछ कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने की तस्वीर शेयर करते हैं। कहते हैं कि गुजरात की भाजपा सरकार ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को सूरत जाने से रोकने के लिए अवैध रूप से गिरफ्तारी की है और इसके समाचार मिल रहे हैं। भाजपा का अलोकतांत्रिक चेहरा बार बार बेनकाब हो रहा है। कांग्रेस इन सब हरकतों की निंदा करती है और कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग करती है। लोकसभा में संसद सदस्यों के मकानों को देखने वाली हाउस कमेटी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल। सीआर पाटिल बीजेपी के ही सांसद हैं और नवसारी से सांसद हैं। उन्होंने नोटिस जारी किया था कि राहुल गांधी तुगलक लेन स्थित अपने घर खाली कर दें। राहुल ने अपने जवाब में यही कहा कि नोटिस का पालन किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस के नेता भी ट्वीट करने लगे। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक बसोया ने ट्वीट कर दिया कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और एमएस बिट्टा, मायावती जी और गुलाम नबी आजाद के पास घर हैं, पर समस्या राहुल गांधी जी से है। ये सभी सांसद नहीं हैं, फिर भी इनके पास सरकारी मकान है। लाल कृष्ण आडवाणी के मामले में हम पुरानी रिपोर्ट देख रहे थे। वायर की रिपोर्ट है कि जुलाई 2020 में जब प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा हटा ली गई तब उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था, जहां वे 1997 से रह रही थीं। उस समय एक स्पष्टीकरण आया था कि लाल कृष्ण आडवाणी आजीवन रह सकते हैं। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी 2019 से सांसद नहीं हैं। तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने से जुड़ा हुआ मामला आजम खान के मामले को भी सामने लाता है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर 80 से अधिक मुकदमे दायर कर दिए गए। कई साल पुराने केस को निकालकर कोर्ट के सामने लाया गया और मानहानि का केस बनाया गया। उसमें भी 2 साल की सजा हो गई है। इस केस में उन्हें जमानत मिली है। 2019 के एक भाषण को निकालकर हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा दी गई, जिससे वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। 2014 में जब आजम खान मंत्री थे तब अपने सरकारी लेटर पैड पर आरएसएस, बीजेपी और मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के बारे में पत्र लिख गए, जो राष्ट्रीय अखबारों में छप गया और न्यूज चैनलों ने चला दिया। 2019 में इस पर अल्लामा जमीर नकवी नाम के व्यक्ति ने केस कर दिया। आरोप लगा कि आजम खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की मानहानि की है। यह केस पत्र लिखने के 5 साल बाद दायर हुआ और 2 महीने तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित रहा। फिर इसे सांसदों और विधायकों के लिए बनी विशेष अदालत में भेज दिया गया। मार्च 2022 में मानहानि के केस में आजम खान को जमानत मिल गई। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स के नाम से एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कांग्रेस के 70 साल के भ्रष्टाचारों का हिसाब बताया गया है। मगर कांग्रेस तो 70 साल सत्ता में रही नहीं। 15 साल से ज्यादा तो अकेले बीजेपी के हो चुके होंगे। बाकी दूसरे दलों की सरकारें भी हैं। अब अगर अपना वाला भी हिसाब जोड़ लिया हो तो अलग बात है। क्या यह वीडियो अदानी मामले पर राहुल गांधी के वीडियो का जवाब है? तो इससे बेहतर होता कि बीजेपी अदानी को लेकर राहुल गांधी के लगाए आरोपों का ही जवाब दे देती। अदानी की हाइफा पोर्ट कंपनी में भारत में तैनात रह चुके
इजरायल के पूर्व राजदूत को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इस खबर को आप कैसे समझेंगे, समझते रहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें समझने समझाने का वक्त नहीं, लेकिन इस तरह के बयानों को ऐसे तान दिया जाता है जैसे यही सवाल सबसे जरूरी है। उसमें भी जो मूल सवाल है उसका कभी जवाब नहीं आता है। बीजेपी ने जो कांग्रेस फाइल्स बनाई है उसमें दावा किया है कि कांग्रेस शासनकाल में कोयला खदानों को लेकर घोटाले हुए, लेकिन बीजेपी ने अल जजीरा में छपी इस रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा। कम से कम कुछ तो कह देती। हमने 1 मार्च के इस वीडियो में अल जजीरा की इस खबर के बारे में बताया था। तब हमने प्रतीकात्मक रूप से इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार श्री गिरिजेश जलिहल और कुमार संभव की रिपोर्ट बड़े सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों को निरस्त कर दिया। ये सभी 1993 से लेकर 2010 के बीच आवंटित किए गए थे। हो यह रहा था कि राज्य सरकार की कंपनियों को खदान मिलता था और वो कंपनियां प्राइवेट कंपनियों को गुप्त ठेके के आधार पर सौंप दिया करती थीं। मुनाफा प्राइवेट कंपनियों की जेब में जा रहा था। इस कड़ी में 2008 में एक कॉन्ट्रैक्ट अदानी समूह को दे दिया गया, मगर अदानी समूह का काम चलता रहे इसके लिए मोदी सरकार नियमों में एक अपवाद के सहारे छूट देती है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने लिखा है कि उस खदान से अदानी समूह आज तक 80 मिलियन टन कोयला निकाल चुका है। रिपोर्टर्स ने कई दस्तावेज भी खंगाले, उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने अकेले अदानी समूह के लिए यह छूट क्यों दी। बीजेपी को कांग्रेस फाइल्स में इस बात का जवाब दे देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में 10 साल पूरे करने जा रही है। कम से कम 2G मामले में जो भ्रष्टाचार हुआ उसी का पैसा वापस आ जाता और सजा मिल जाती। जिन्होंने 0-0 लगाकर रिपोर्ट दी, उस विनोद राय से बीजेपी पूछ लेती कि बाकी के 0 कहां चले गए। 66 करोड़ से अधिक भारतीयों का डेटा चोरी हो गया है। उनके बैंक डिटेल से लेकर उपभोग के आंकड़े उड़ा लिए गए हैं। जनता को अब वापस मुद्दों पर लाना संभव नहीं है। बाइजू और वेदांतु के 18 लाख छात्रों का डेटा उड़ा लिया गया है। ऐप से टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले करीब 2.25 लाख से अधिक लोगों के रिकॉर्ड उड़ा लिए गए हैं। 6 महानगरों के 4.5 लाख कर्मचारियों का डेटा चोरी हुआ है। यही नहीं, तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने पाया है कि जीएसटी और पैन नंबर का भी डेटा चोरी हुआ है। यूट्यूब, पेटीएम, फोन पे, बिग बास्केट, बुक माई शो का डेटा चोरी हुआ है। बैंक, बीमा, सबका डेटा उड़ाया गया है। आपकी कौन सी जानकारी अब किसके पास चली गई है मालूम नहीं, मगर देश ने तय कर लिया है, देखना ही नहीं है। देश का एक हिस्सा दंगों की आग में झुलसा दिया गया है। बहस और बयानों से जिनके घर जले हैं उन्हीं को दंगाई साबित किया जा रहा है। एक देश और है जो इन सब से दूर शाम को आईपीएल देख रहा है। जियो कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि जियो सिनेमा पर टाटा आईपीएल को 147 करोड़ वीडियो व्यूज मिले हैं। औसतन हर मैच को हर दर्शक ने 57 मिनट देखा है। इससे पता चलता है कि समाज ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली हैं, बदल ली हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।